ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज अपन पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक पढ़ ले, डिफरेंट सा। तो डिफरेंट सा टॉपिक पढ़ें कुछ नया। तो चैप्टर 1 पढ़ लें, मात्रक एवं विमाएं, है ना। उसको आज तक टच ही नहीं किया अपन ने, वहीं से शुरू करते हैं। लाओ, मात्रक एवं विमाएं, है ना। तो देखें क्या होते हैं मात्रक और विमाएं। तो अपन स्टार्ट करते हैं मात्रक एवं विमाएं। इसमें पहला टॉपिक लेते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है ना। ऐसी कोई भी राशि जिसे मापा या तोला जा सके वो क्या कहलाएगी, बताओ। भौतिक राशि। ऐसी कोई भी राशि जिसे मापा या तोला जा सके वो क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी, है ना। जैसे द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग, जो भी मतलब जिसे भी मापा जा सके या तोला जा सके वो क्या कहलाती है, बताओ। भौतिक राशि। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसी राशि जिसे मापा या तोला जा सके भौतिक राशि कहलाती है। अब भौतिक राशि को लिखते कैसे हैं, आप तरीका देखना। भौतिक राशि को हमेशा कैसे लिखा जाता है, भौतिक राशि बराबर आंकिक मान, आंकिक मान और गुणा मात्रक, ऐसे लिखा जाता है। आंकिक मान गुणा मात्रक। ठीक है। जैसे भौतिक राशि, जैसे अपन बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान क्या है बताओ, भौतिक राशि है या नहीं। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि। इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे 5 kg ऐसे तो लिखा जाता है 5 किलो। तो 5 तो क्या हो गया यहाँ पे, आंकिक मान। 5 क्या हो गया, आंकिक मान। और kg क्या हो गया बताओ, मात्रक। 5 तो हो गया आंकिक मान और kg क्या हो गया बताओ, मात्रक। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। भौतिक राशि को राशि मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं तो Q से व्यक्त कर सकते हैं। और आंकिक मान, आंकिक मान मतलब हो गया N से लिख देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और मात्रक, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, U। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो Q बराबर N इंटू U। ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, आंकिक मान गुणा मात्रक। जैसे आयतन की बात करें 10 लीटर, तो 10 तो क्या हो गया आंकिक मान और लीटर क्या हो गया बताओ, मात्रक। दूरी की बात करें 5 किलोमीटर, तो 5 तो क्या हो गया आंकिक मान, सही है नहीं, और किलोमीटर हो गया मात्रक। ऐसे लिखा जाता है किसी भौतिक राशि को। क्लियर है। आगे बात करें, आगे देखो, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम, लिख सकते हैं क्या। 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। इसको दूसरे रूप में ऐसे लिखो, देखो ये एक आंकिक मान है, आंकिक मान को n से लिखते हैं। ये एक आंकिक मान है, n से लिख दिया। ये भी आंकिक मान है, इसको भी n से लिख दिया। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक 5 है और एक क्या है 5000। तो इसको n1 लिख दें और इसको क्या लिख दें बताओ, n2। सही है। ये क्या है मात्रक, मात्रक को किससे लिखते हैं, u से। यहाँ भी u लिख दिया और यहाँ भी u लिख दिया, लेकिन दोनों मात्रक अलग अलग हैं। तो इसको u1 लिख दें और इसको, तो क्या पता लगा, n1 u1 बराबर n2 u2। बोलो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें। n1 u1 बराबर n1 n2 u2। क्लियर है, कोई दिक्कत। बराबर है या नहीं बोलो। ये क्या है, आंकिक मान गुणा पहला मात्रक बराबर आंकिक मान गुणा दूसरा मात्रक। बोलो है या नहीं, दोनों बराबर है। तो ये फॉर्मूला बन सकता है इस तरीके से। जैसे आप लिखना चाहो
1 किलोमीटर बराबर, बताओ 1000 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे या नहीं? 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बोलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर में कितने हो गए? 1,00,000। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला आंकिक मान गुणा पहला मात्रक बराबर दूसरा आंकिक मान गुणा दूसरा मात्रक बराबर तीसरा आंकिक मान गुणा तीसरा। बोलो है या नहीं? क्लियर है? बराबर हैं ये तीनों। अंतर क्या है कि आंकिक मान अलग अलग है और मात्रक भी अलग अलग है। तो ये क्लियर होता है ऐसे। आगे बढ़े, एक चीज़ और अगर आप देखोगे यहाँ तो मैंने लिखा 5 kg बराबर 5000 ग्राम, ऐसा लिखा। अब आप देखते जाओ इन दोनों में से कौन सा आंकिक मान बड़ा है? ये वाला आंकिक मान कह रहा हूँ मैं, मात्रक नहीं देखना है। क्या देखना है? आंकिक मान। इन दोनों में से कौन सा आंकिक मान बड़ा है? ये वाला बड़ा है या नहीं? और ये है छोटा, ये बड़ा है, ठीक है। और मात्रक की बात करें तो मात्रक, ये वाला मात्रक क्या है? बड़ा। और ये वाला मात्रक क्या है बताओ? मात्रक तो ये छोटा है, ग्राम। ग्राम छोटा होता है किलोग्राम से। तो आप देख पा रहे हो क्या? अगर भौतिक राशि में आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक क्या होगा? बड़ा। और अगर आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक क्या होगा बताओ? क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी भौतिक राशि के लिए जो आंकिक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती समझते हो? 10th क्लास में पढ़ा होगा। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। और क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या होगा बताओ? ज़्यादा। एक तो होता है समानुपाती। समानुपाती में क्या होता है? जैसे V समानुपाती आई तो समानुपाती में तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ से पता लग रहा है, आप गौर से देखो कि जब आंकिक मान छोटा है तो मात्रक बड़ा, और मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा। तो n को क्या बोलेंगे? आंकिक मान। और u को क्या बोलेंगे? मात्रक। तो आंकिक मान जो है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मात्रक बड़ा ले ले तो आंकिक मान क्या मिलेगा? छोटा। सही है ना? और मात्रक यदि छोटा ले लें तो आंकिक मान क्या मिलेगा आपको? देखो, है या नहीं? तो इससे साबित होता है कि आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। होते हैं नहीं? ये चिन्ह हटाएं तो यहाँ एक नियतांक आता है, नियतांक। अगर ये चिन्ह हटाएं तो यहाँ एक नियतांक आएगा। तो क्या नियतांक आएगा बताओ? कुछ भी लगा सकते हो आप। ऐसे C लगा देते हैं। C मतलब कांस्टेंट, है ना? और बटे U आपने पढ़ा है नहीं? जैसे V समानुपाती I पढ़ा था ओम के नियम में। तो समानुपाती चिन्ह हटा के जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो क्या आएगा? R आता है या नहीं? RI समानुपाती नियतांक। ऐसे ही जब यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लगाएंगे तो यहाँ कोई नियतांक आएगा। मान लेते हैं वो नियतांक क्या है? C। U को इधर ले आओ तो NU बराबर क्या हो गया? C। और NU बराबर C। C मतलब नियतांक या नियत, मतलब N गुणा U हमेशा क्या रहेगा बताओ? नियत। N गुणा U क्या रहेगा बताओ? तो ये तो अपन ने एक साधारण जानकारी दी आपको भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या होती है, उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो याद रहेगा ये। आगे बात करते हैं अपन मात्रक क्या होता है। मात्रक मात्रक क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब पदार्थों का, वस्तुओं का
मापन किया जाता है। तो मापन कैसे करते हैं? कोई एक निश्चित राशि निर्धारित की जाती है और उस निश्चित राशि के गुणज के रूप में मापन करते हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले बाँट नहीं होते थे, या आपने भी देखा होगा भी गाँवों में अब भी ऐसा होता है कि ऐसा होता है ना कि एक परात आटा तू ले जा, तेरे पास नहीं है, और कल दे देना वही एक परात उतनी भर के। बोलो होता है ना, मापन ऐसे करते हैं। अगर आपने देखा हो गाँवों में अभी भी बाँट नहीं आते हैं, बाँट तोलने वाले, वो पत्थर से तोलते, पत्थर के टुकड़े बराबर के बना के रख रखे हैं, ये 250 ग्राम का है या आधा किलो का है, करते हैं नहीं। या वो 5 किलो की पसेरी आती है, पैसेरी बोलते हैं ना, वो भी पत्थर की बना के रखते हैं, है ना। तो क्या है मात्रक? क्या है मात्रक? मतलब है कोई एक राशि, जो भौतिक राशि, उसका एक निश्चित मान निर्धारित करना। कैसे? जैसे मान लो मुझे इसकी लंबाई नापनी है, लंबाई नापने के 1000 तरीके हैं, आपकी इच्छा है आप कैसे मापना चाहोगे। कोई जाएगा इंची टेप ला के नाप लेगा, होगा नहीं, कोई स्केल से नाप लेगा, कोई डंडे से नाप लेगा, और मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ऐसे कर लूँगा, 1 बुलंद 2 बुलंद 3, ऐसे करते हैं नहीं, माप सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, एक निश्चित राशि निर्धारित की। ये क्या की, एक निश्चित राशि निर्धारित की, और इसके गुणज के रूप में कि ये कितनी बार हो गई, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, कि 10 गुणा ये, बोलो है या नहीं। तो ये क्या है, एक निश्चित राशि है या नहीं। तो किसी भी चीज़ का मापन कैसे किया जाता है कि एक निश्चित राशि निर्धारित कर लेते हैं और उसी को बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, गुणा करते रहते हैं, कितनी बार रिपीट करते रहते हैं। तो वही क्या कहलाता है बताओ, मात्रक। अब मैंने आपको बता दिया कि इसकी लंबाई ये इतने बुलंद है या नहीं, तो मात्रक क्या हो गया, यही हो गया बुलंद। बोलो हुआ है नहीं। आप अगर ऐसे आंगुर नापना चाहो, ऐसे आंगुर कि इसकी मोटाई कितनी है, यूँ रखा 1.5 आंगुल है, तो मात्रक क्या हो गया, आंगुर। बोलो हुआ है नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप कोई एक, सबसे पहले कोई एक निश्चित राशि निर्धारित करो और उसी का क्या करते रहो, आप गुणा करते रहो। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा दूध वाले घर पे जाओ दूध लेने, तो उसके बाद क्या नाप उसकी टूट गई या ख़राब हो गई, तो घर से वो एक गिलास निकाल के लाता है और गिलास से कहता है ये भैया 1 पाव का गिलास है, मुझे पता है, और उसी से 4 बार डाल देता है, 1 किलो हो गया। तो वो गिलास क्या हो गया, मात्रक हुआ या नहीं, उसमें एक निश्चित राशि निर्धारित है और उसी से कितनी बार तोल के कितना ही अमाउंट बना लो। समझ गया। तो मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मान। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्धारित किया गया एक निश्चित मान क्या कहलाता है बताओ, उसका मात्रक। जैसे द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, आयतन का मात्रक होगा लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, होते हैं नहीं। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, दूरी का मीटर, किलोमीटर, ऐसे पढ़ें। बल का मात्रक न्यूटन। तो ये सब क्या है बताओ, मात्रक है। ठीक है। तो मात्रक समझ आया आपकी। फिर आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि अपन पढ़ रहे हैं, तो भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार की होंगी, है ना। एक तो मूलभूत भौतिक राशियाँ और एक होंगी आपके पास व्युत्पन्न राशियाँ। कौन कौन सी, एक तो मूलभूत भौतिक राशि और एक कौन सी होगी बताओ, व्युत्पन्न राशि। तो ये पढ़ते हैं अपन, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होंगी। पहला अपन लेते हैं मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि। और दूसरा अपन लेंगे यहीं पे व्युत्पन्न राशि। 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं भौतिक राशि, 2 प्रकार की होती है, मूलभूत और व्युत्पन्न। क्या होती है मूलभूत भौतिक राशि? ऐसी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती या अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, वो क्या कहलाती हैं बताओ, मूलभूत भौतिक राशि। क्या कहलाती हैं बताओ, मूलभूत भौतिक राशि। बोलो कोई दिक्कत?
ऐसी राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती या जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? मूलभूत भौतिक राशि। जैसे कौन कौन सी होती है ये राशियाँ? तो ये राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखो, द्रव्यमान है ना, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और एक रह गया ताप। 7 होती हैं, है ना। तो ये भौतिक राशियाँ, मूलभूत भौतिक राशियाँ 7 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अपने आप में स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब बात करें इनका मात्रक क्या होगा, या ऐसे ले लो इनका प्रतीक किससे व्यक्त करेंगे। ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि है ना। इनका प्रतीक द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? m से, लंबाई को l से, समय को t से, विद्युत धारा को I से, ज्योति तीव्रता इसको भी I से ही लिखते हैं, I से। इंटेंसिटी ये तो होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है, I से लिखते हैं, प्रतीक, सिंबल। पदार्थ की मात्रा मोल n से लिखते हैं इसको, स्मॉल n, है ना। और ताप जो होगा, ताप, उसको किससे लिखते हैं? T से, है ना। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होंगे इनके? मात्रक मतलब किस में मापा जाता है? अभी बताए थे ना, मात्रक किस में मापा जाता है। तो द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। किस में नापते हैं बताओ? कैंडेला, ठीक है। ये अभी आपने सुना नहीं है इसलिए अटपटा लग रहा है ना। होता है नहीं, मैं आपको बोलूँ 5 + 3 कितना हो गया? 8, बोल दोगे या नहीं? मैं बोलूँ 5 + 3, तुरंत आंसर आएगा कि 8। लेकिन मैं बोल दूँ 5 @ 3, अब बताओ, अब आंसर क्या? कुछ नहीं आएगा, दिमाग में नहीं आया कुछ। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा हुआ है कई बार और ये पढ़ा हुआ नहीं है। ये प्री डिफाइन है, ये भी डिफाइन नहीं। तो वही चीज़ है, ये अपने पढ़े हुए हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं, ये बीच में आते ऐसे लग रहा हो तो बबूरो साहब हो, है ना, ठीक है। तो आगे पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा क्या होगी बताओ? मोल में नापते हैं इसको, केमिस्ट्री में बताया होगा आपको, है ना। और ताप का मात्रक होता है केल्विन, के, ठीक है। सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, पर MKS पद्धति में होगा केल्विन। तो ये 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं 2 पूरक राशियाँ और होती हैं। मूलभूत राशियों के में ही 2 राशियाँ और होती हैं, पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ मतलब इनका अलग ग्रुप बनाया गया है। बेसिकली मूलभूत राशियाँ तो 7 ही हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ राशियाँ मिली जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती थी या अलग थी, डिफरेंट थी थोड़ी सी, तो उनको क्या है? पूरक कर दिया, सप्लीमेंट्री कर दिया। जो कमी थी उस कमी की क्या कर दी बताओ? पूर्ति कर दी यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ? मूलभूत राशि निकाली, व्युत्पन्न राशियाँ अलग हो ही गई, उसके बाद भी 1-2 राशि कुछ अटपटी मिली जो ना तो इनसे ठीक से मैच खा रही है ना इनसे ठीक से मैच खा रही है, तो उनको पूरक राशियों में रखा गया है। तो पूरक राशियाँ 2 हैं अपने पास, इनको मूलभूत भौतिक राशियों में रखा गया है, लेकिन इसमें भी अलग कैटेगरी बना के पूरक राशियाँ। आज से पूछा जाए मूलभूत भौतिक राशि कितनी होती है? 7। ये क्या है? इसी में पूरक राशियाँ। तो ये एक तो है समतल कोण, और एक है आपके पास ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण,
ये वैसी लगती हैं जैसी मूलभूत राशियाँ, ये भी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण समझते हो क्या होता है? दो रेखाओं के बीच में बना कोण, दो किरणों या दो रेखाखंडों के बीच में बना कोण, ये कोण क्या कहलाता है? समतल कोण। बनता है नहीं ऐसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। और ठोस कोण क्या होता है? इस तरीके से ये शंक्वाकार, जो ये 3D में ये जो ज्योमेट्री बनती है, यहाँ जो कोण बनता है ये तो 2D में बनता है। 2D समझते हो? द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दो ही अक्ष काम में लेते हैं, एक्स और वाई। और ये 3D है जिसमें तीनों अक्ष काम में लेते हैं। तो जिसमें दो अक्ष काम में लेते हैं वो तो क्या होता है बताओ? समतल कोण। दो रेखाओं के बीच में बना कोण समतल कोण, ठीक है। और 3D में ये जो बनता है इस तरह से, शंकु जो होता है, शंकु के अंदर ये जो 3D में ये वाला कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ठोस कोण। क्या कहते हैं? ये जो कोण है समतल कोण, इसको थीटा से व्यक्त करते हैं, और ठोस कोण को ओमेगा, पढ़ा है ना ओमेगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम, पढ़ा है क्या? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है नहीं, इसका नाम क्या पूरा? ओमेगा। तो ठोस कोण को किससे व्यक्त करते हैं अपन? ओमेगा से। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका जो फॉर्मूला होता है, समतल कोण का फॉर्मूला होता है, जैसे यूँ मिला दो आप, तो आपका फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। क्या फॉर्मूला होता है? कोण बराबर चाप की लंबाई बटे, अब जैसे यूँ मान लें आपकी ये एक वृत्त ही तो बना हुआ है, ऐसे यूँ वृत्त, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? चाप। तो चाप की लंबाई मान लेते हैं L, और इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R। तो क्या फार्मूला हो गया? यहाँ से देखो, कोण को तो किससे व्यक्त करेंगे? थीटा से। और चाप की लंबाई क्या हो गई? L, और त्रिज्या कितनी हो गई बताओ? कैपिटल। तो ये फार्मूला याद रहेगा। समतल कोण का क्या फार्मूला होता है? कोण बराबर चाप बटे, ठीक है। ठोस कोण का क्या होगा? तो ठोस कोण का फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्षेत्रफल बटे त्रिज्या, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ठोस कोण का। ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ का लेते हैं अपन क्षेत्रफल। क्या लेते हैं बताओ? क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का क्या लेते हैं? क्षेत्रफल। तो मान लें ठोस कोण को ओमेगा से लिखेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया ए से लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा? ये जो इसकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या का स्क्वायर। ये क्या है बताओ? यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या। ऐसे गोला बना सकते हो ना, यूँ गोला 3D में, है ना? तो ये आर क्या हो जाएगी उसकी बताओ? त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। समतल कोण के लिए चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठोस कोण के लिए क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये दोनों क्या है बताओ? पूरक राशियाँ। मूलभूत भौतिक राशियाँ 7 हैं, उन्हीं में 2 पूरक राशियाँ और हैं। मतलब ये जो पूरक राशियाँ, ये भी मूलभूत भौतिक राशियों के जैसे ही व्यवहार करती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा, इन राशियों के अलावा फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियाँ आप पढ़ोगे, वो सभी भौतिक राशियाँ क्या कहलाएंगी बताओ? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। क्या कहलाएंगी बताओ? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों की डेफिनेशन क्या हो गई बताओ? व्युत्पन्न भौतिक राशियों की डेफिनेशन हो गई कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशियों पर या मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं बताओ? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ या व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो इसके अलावा भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियाँ हैं वो सब क्या है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब वो इन पे निर्भर करती है। जैसे बात करें, जैसे बात करो, पहले बात करता हूँ मैं, मान लो चाल। चाल कैसी राशि है? नंबर 1। तो चाल का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब गौर से देखो, समय कैसी राशि है? समय मूलभूत भौतिक राशि है या नहीं? और दूरी
दूरी भी मूलभूत भौतिक राशि। दूरी का मतलब क्या हो गया? लंबाई तो हो गई। दूरी का मतलब क्या हो गया? लंबाई। मतलब देखो ये लंबाई जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लंबाई, दूरी, विस्थापन, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, निराई, बुवाई, कटाई, सब आ जाती है मतलब इसमें, है ना। समझ रहे हो आप? मतलब जिनके भी पीछे आई लगाए ना, वो सब इसमें आती है। कोई भी दूरी का मापन करो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, जहाँ भी लंबाई मापी जाएगी वो सब किसी में मानी जाती है? लंबाई में। तो ये दूरी एक प्रकार की क्या हो गई? लंबाई। और ये समय तो चाल का फॉर्मूला हो गया लंबाई बटे समय। तो लंबाई और समय दोनों क्या है बताओ? मूलभूत राशि। तो चाल ऐसी राशि है जो मूलभूत राशियों पर निर्भर, तो ये कैसी राशि कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। कैसी होगी बताओ? व्युत्पन्न राशि। क्लियर है? तो समझ में आई व्युत्पन्न राशियों की डेफिनेशन क्या होती है? व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं बताओ? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है। बात करें संवेग की। संवेग पढ़ाया मैंने आपको लास्ट क्लास में। संवेग P बराबर m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा। अब बताओ, ये तो द्रव्यमान है, ऐसी हो गया द्रव्यमान। वेग, ये वेग है। वेग को क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय। वेग को क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं नहीं? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ? संवेग का। अब चेक करो संवेग के लिए, द्रव्यमान कैसी राशि है बताओ? मूलभूत भौतिक राशि। समय कैसी राशि है? मूलभूत भौतिक राशि। और विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की लंबाई। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की लंबाई। तो वो भी कैसी राशि है बताओ? मूलभूत भौतिक राशि। तो संवेग जो है वो 3 मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। बल की बात करो, बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान, तो ऐसे रखो। त्वरण का फॉर्मूला क्या लिखाया था? वेग बटे समय। ये तो होता है वेग में परिवर्तन की दर, यही तो बताया था। त्वरण बराबर v माइनस u बटे t। और मान लो कि प्रारंभिक वेग 0 है, जब स्टार्ट कर रहे हैं तब प्रारंभिक वेग 0 है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया? v बटे t। त्वरण बराबर वेग बटे समय। तो त्वरण की जगह क्या लिख दें? वेग बटे समय लिख दिया। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। बोलो होता है नहीं? तो वेग की जगह लिखेंगे आप यहाँ पे विस्थापन बटे समय। तो ऊपर तो आ गया विस्थापन, विस्थापन को s से लिख दो या x से लिख दो, और बटे समय और बटे समय, ऐसे तो हुआ। तो इसके नीचे एक मान लेंगे, एक तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये x बटे टी स्क्वायर। बोलो हुआ या नहीं? समझ पा रहे हो आप? द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला लगाया वेग बटे समय, और वेग का फॉर्मूला लगाया विस्थापन बटे समय। अब चेक कर लो, बल किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान, समय और विस्थापन पे। तो द्रव्यमान, समय और विस्थापन मतलब लंबाई। तो ये भी कैसी राशियाँ हैं? मूलभूत भौतिक राशि। तो क्लियर हो गया ये? ऐसी भौतिक राशियाँ जो मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, क्या कहलाती हैं बताओ? व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, तो आगे देखो। ये था आपके पास भौतिक राशियों के प्रकार। अब अपन बात करते हैं विमाओं की। विमा क्या होती हैं? क्योंकि अपन ने टॉपिक क्या डाला है? मात्रक एवं विमाएं, है ना। तो विमा क्या होती है ये देखते हैं अपन।
तो किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूलभूत भौतिक राशियों, किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना। समझ रहे हो? किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूलभूत भौतिक राशियों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना या उसके रूप में प्रदर्शित करना, उस भौतिक राशि की क्या कहलाती है? विमा। आप समझना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, उसमें अपन द्रव्यमान को व्यक्त करेंगे कैपिटल एम से, जब विमा लिखेंगे तब। लंबाई को व्यक्त करेंगे अपन कैपिटल एल से, समय को व्यक्त करेंगे कैपिटल टी से, ताप को व्यक्त करेंगे कैपिटल के से। ठीक है, जब विमा लिखेंगे तब, विमा की बात हो रही है। धारा, विद्युत धारा को व्यक्त करेंगे एम्पियर, मतलब कैपिटल ए से, है ना। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको अपन मोल से ही व्यक्त करेंगे। ठीक है, और ज्योति तीव्रता रह गई, तो ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला, तो उसको CD से व्यक्त करेंगे, CD। जब विमाएँ लिखेंगे तो विमाएँ लिखते समय मूलभूत भौतिक राशियों को इनसे व्यक्त करें। अब देखें विमा क्या होती है, बात करते हैं विमा की। तो विमा में मैं क्या कह रहा हूँ? विमा क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों, अब ज़्यादातर जो अपने काम आएंगी ना, ज़्यादातर मैक्सिमम कौन सी काम में आएंगी? ये तीनों ही काम में आएंगी ज़्यादातर, ये कम काम में आएंगी। समझ रहे हो? यूज़ तो इनको भी लेना है, लेकिन ये कम काम में आएंगी, ये सबसे ज़्यादा काम में आएंगी। तो अपन तो केवल इन्हीं से समझें पहले, फिर बाद में देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों की घातों, तो 3 से ही समझ लेते हैं, इनसे ये क्या है? मूलभूत भौतिक राशियाँ। तो देखो, मूलभूत भौतिक राशियों मतलब M, L और T, ये हो गई। चाहो तो और भी ले सकते हो, समझने के लिए यही मान लो। तो किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों की घातों, इनकी घात लगाओ कुछ भी, जैसे A, B और C, घात लगा दी, के गुणनफल, इनको गुणा करो और इसके रूप में लिखना। तो क्या हो गया ये बताओ? M की घात A, L की घात B और T की घात C, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, अच्छा लगेगा ये। तो इस रूप में प्रदर्शित करना, यही क्या कहलाएगी बताओ? भौतिक राशि की विमा। क्या कहलाएगी बताओ? भौतिक राशि की विमा। क्लियर है? किसी भी भौतिक राशि को उसकी मूलभूत भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना। आ रहा समझ? अब मान लो कि और लेना चाहो तो और आप ऐसे लिख सकते हो, M की घात A, L की घात B, T की घात C, K की घात D, A की घात E और मोल की घात F और CD की घात G, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या लिखा गया है? किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो इस तरह से लिखना क्या कहलाती है बताओ? भौतिक राशि की विमा। लेकिन इन 3 पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अपने ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे। अब कैसे लिखते हैं विमा? विमा लिखने का तरीका आपको समझना है। तो विमाएँ कैसे लिखी जाती हैं? तो शुरुआत अपन करते हैं कहाँ से? मूलभूत भौतिक राशियों से ही शुरू करें, या एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। बाकी ये विमा कैसे बनाएंगे वो कल सीखेंगे पूरा, है ना। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन बात करें द्रव्यमान की विमा क्या होगी? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा लिखेंगे M1 L0 T0। समझ गए? M किसको व्यक्त कर रहा है? द्रव्यमान को। और कितनी बार आया है? 1 बार। तो द्रव्यमान की विमा क्या हो गई? M1। और लंबाई आई क्या? इसमें नहीं आई। समय आया? नहीं आया, तो 0 0। मैं बोलूँ लंबाई की विमा लिखो, लंबाई की क्या लिखेंगे? M0 L1 T0। क्लियर है? मैं बोलूँ समय की विमा लिखो, समय, बताओ। M0 L0 T1।
ये तो साधारण हो गया। इसके अलावा मैं बोल दूं ताप की विमा लिखो, ताप की, तो क्या लिखेंगे? m0, l0, t0 और k1, क्या लिख देंगे बताओ? समझ गए? मैं बोलूं धारा की विमा लिखो, धारा, विद्युत धारा की, क्या लिखेंगे? m0, l0, t0 और a1। जिसकी ज़रूरत है वही लिखा दो, क्योंकि m की घात 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी राशि की घात 0 हो तो मतलब उसका मान क्या होता है? 1। अगर आप ये नहीं भी लिखो, केवल ऐसे लिख दो a1, ये भी सही है। आप ऐसे लिख दो k1, तो ये भी क्या है? सही है, क्योंकि देखो m की घात 0 का मान 1, l की घात 0 का मान 1, t की घात 0 का मान 1, और 1 गुणा 1 गुणा 1 1, और फिर 1 को k से गुणा करें तो k की घात 1। क्लियर है क्या? ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ t की घात 1, यहाँ l की घात 1, ऐसे लिख सकते हो। पढ़ेंगे क्या इसको? ऐसे ही पढ़ेंगे, m1, l1, t1, k1। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल लें एक, जैसे आपको चाल की विमा लिखनी है, चाल, तो चाल का पहले फॉर्मूला लिखो आप, विस्थापन बटे समय, सॉरी दूरी बटे समय, हो गया? अब विमा कैसे लिखेंगे देखना, समझना। दूरी, दूरी का मतलब क्या हो गया? लंबाई। दूरी का मतलब क्या हो गया? लंबाई। हुआ या नहीं? बोलो। तो दूरी का मतलब हो गया लंबाई, और लंबाई के लिए क्या विमा लिखेंगे? L1, L1 लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दो m0, l1, t0, ऐसे भी लिख सकते, या सीधे ही L1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L1 लिख दी। और समय, समय के लिए क्या लिखेंगे बताओ? समय के लिए क्या लिखेंगे? t1। हल करो इसको, भाग लगाओ तो L1 तो ऐसे ही, और t1 को ऊपर ले जाएं तो t की घात कितनी हो जाएगी? -1। आपको पता है ना, ये 1 बटे a की घात m, इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात -m। 9th क्लास में पढ़ा है। t1 को ऊपर लेके आ गया तो a की ब्रैकेट लगा दो, तो ये किसकी विमा हो गई बताओ? चाल की विमा। चाल की विमा क्या हो गई बताओ? L1 t-1। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं, इनकी विमाएं जो आपके सिलेबस में काम आने वाली हैं। तो आपके 11th क्लास में बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, 40+ हैं, तो उन सब की विमाएं कल ज्ञात करना सीखेंगे। ये विमाएं आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, तो याद करने की बजाय बनाना सीखें कैसे बनती हैं, तो उसमें याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है?